मध्य प्रदेश देश के बड़ी स्टेट्स में से एक है। इस स्टेट के अंदर मौजूद कई शहर देश के टॉप शहरों के अंदर गिने जाते हैं। क्लीनेस्ट शहर यहाँ पर है, लेकिन इसके बावजूद सारी चीजें ठीक होने के बावजूद भी डेवलपमेंट लेवल में अपने साइज के हिसाब से एमपी कहीं ना कहीं पर थोड़ा पीछे पड़ता हुए नजर आता है। इकोनॉमिक्स की सबसे बात करें तो देश में ये 11वें नंबर पर है और सिमिलर साइज की स्टेट्स के सबसे अगर हम कंपेयर करें इसे तो ये पीछे गिरता हुआ नजर आता है। तो क्या एक्चुअल में एमपी अंडर डेवलप्ड है या फिर अपनी जगह पर सही है, और अगर अंडर डेवलप्ड है तो किन रीजंस की वजह से, वो चीजें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ही सवाल का जवाब दे देते हैं कि क्या एमपी एक अंडर डेवलप्ड स्टेट है। तो इसका जवाब जो है वो कई तरीके से दिया जाता है, लेकिन जो कुछ अलग अलग जगहों से डेटा मिलता है उसके हिसाब से अगर आंसर करने की कोशिश करें तो एमपी को हम स्ट्रेट अवे अंडर डेवलप नहीं कह सकते। एमपी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो डेवलपमेंट है, आप कह सकते हो जो मनी जनरेटिंग एरियाज है, वो कहीं ना कहीं पर कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं इसके शहरों के अंदर। लेकिन जैसे हम रूरल इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं या छोटे शहरों की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के अलावा ज्यादा इकोनॉमी मौजूद नहीं है। तो हमें ये ज्यादा समझना जरूरी है कि एमपी दूसरी टाइप की इंडस्ट्रीज को ज्यादा बड़े शहरों के बाहर क्यों नहीं शिफ्ट कर पाया। तो वो समझने की कोशिश करते हैं, सारे कारण जानते हैं। सबसे पहला एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल फैक्टर जो एमपी के सामने आता है वो है इसका बाइफिकेशन। आप में से कई लोग ये जानते होंगे और कई लोग नहीं भी जानते होंगे कि 2000 साल के पहले एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों एक स्टेट ही हुआ करते थे। लेकिन उस समय पर दिक्कत ये थी कि जो बड़े शहर थे वो एमपी में थे, लेकिन जो पैसा स्टेट का आता था वो आता था छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कोल रिच एरियाज है, मिनरल्स है, और इसके कारण जो इंडस्ट्रियल टाउन्स है, स्टील प्लांट वाले टाउन्स वगैरह है, वो छत्तीसगढ़ में हुआ करते थे। अब क्योंकि जब यहाँ के लोगों के अंदर एक भावना जागने लगी कि उन्हें एक अलग स्टेट चाहिए, क्योंकि उनका पूरा पैसा जो है वो भोपाल और इंदौर को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक अलग स्टेट की डिमांड हुई। कई दशकों तक इसके आंदोलन चले और जब साल 2000 में ये स्टेट्स अलग हुए तब एमपी को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। जो उनके मिनरल रिच एरियाज थे, जो उनके बेसिकली माइनिंग इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री थी, वो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ के साथ में निकल गई। छत्तीसगढ़ उसके बाद में खुद डेवलप हो पाया नहीं हो पाया वो किसी और वीडियो की बात है, लेकिन एमपी जो है वो अपना एक बहुत बड़ा रेवेन्यू रिसोर्स खो चुका था। याद रखने के साल 2000 में एमपी 11वें नंबर पे नहीं था और अपने साइज के जो स्टेट्स है उनके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं पर ठीक ठाक बैठा करता था। तो आप कह सकते हो अचानक से जो मेन बेनिफिट था एमपी का वही उससे छीन लिया गया। इसके बाद में अभी दिक्कत है क्या आई कि स्टेट ज्यादा डेवलप कर नहीं पाया इन 22 सालों में, वो समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, एमपी एक लैंडलॉक स्टेट है। अगर अभी कोई दूसरी इंडस्ट्री डेवलप करनी है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, बहुत बड़े स्केल पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करे, तो कोस्ट रहना कभी भी किसी भी स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट्स को इसकी वजह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस निकल कर आता है, वहाँ पर भी लोग काम कर सकते हैं, लेकिन एमपी को ये एडवांटेज नहीं था। दूसरी बात, जब छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हो गया तो ये एक प्राइमरीली इंडस्ट्रियल स्टेट से प्राइमरीली एग्रीकल्चरल स्टेट बन गया इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। और यहाँ पे दिक्कत ये है कि एमपी ने इसे शिफ्ट करने की कोशिशें इनिशियल ईयर्स में की ही नहीं, बल्कि इसको ही डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना बुरी बात नहीं है किसानों के लिए, फिर चाहे वो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो, वाटर प्रोजेक्ट्स हो, क्रॉप सब्सिडीज हो, ये देना बुरी बात नहीं है। लेकिन इसके पैरेलली ऐसी इंडस्ट्रीज डेवलप करना जो कि एक्चुअल में बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन दे सके, वो एमपी में हुआ नहीं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आज जो है देश की ऑलमोस्ट आधी आबादी जो है वो एग्रीकल्चर में काम करती है, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 14% के आसपास है। जबकि जो अपर लेवल पे 17 से 20% लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, वो जीडीपी का 80% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे हाई आउटपुट इंडस्ट्रीज के ऊपर एमपी ने ध्यान दिया नहीं। और प्रॉब्लम ये हुई कि जब गवर्नमेंट इन किसानों की मदद भी करना चाहती थी, 5% के आंकड़े से इरिगेशन को 24% तक लाया गया। गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये चीजें दी गई, लेकिन इसके कारण दो चीजें हुई। पहली बात, जो फार्मर थे वो डेब्ट रिडन हो गए। ऑब्वियसली देश के अंदर कई सारे स्टेट्स के अंदर फार्मर्स के ऊपर कर्ज की समस्या है, लेकिन 32 लाख फार्मर्स एमपी में ऐसे है, 14,000 रुपए ज्यादा कर्ज है। सिटी में रहने के हिसाब से वो ज्यादा लगता नहीं है, लेकिन किसान के लिए वो बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यहाँ पर एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल तरीके से भी पुश नहीं किया। हुआ ये कि यहाँ पे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हुए, इंसेक्टिसाइड्स यूज हुए, वो नर्मदा बैंक्स पे बसे हुए जो कई सारे अच्छी फर्टाइल जमीनें थी उनको भी खराब कर दिए। और इसके कारण एमपी में आज भी जो कई सारे ऐसे पहले बहुत ज्यादा रिच सॉइल हुआ करती थी, उसका आउटपुट कम होते हुए नजर आया। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर एमपी को सपोर्ट भी करता था वो भी कहीं ना कहीं पर कम हुआ। और ये एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करता है जो कि एमपी को पीछे ले जाता है। अब इस रीजन की वजह से दूसरे कौन सी चीजों के बारे में दिक्कतें आई वो हम समझेंगे, लेकिन अभी तो आप समझ गए होंगे कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से, फ्यूचर की चीज़ों के बारे में ना सोचने की वजह से ये चीज़ें हुई।
और इसका जो नतीजा है वो एमपी के लोगों को भुगतना पड़ा। लेकिन अपने खुद के प्लानिंग को अगर आप बेहतर रखना चाहते हैं तो द वन पेज फाइनेंशियल प्लान इस बुक समरी आप सुन सकते हो कुको एफएम पर, जो आपको इसी तरीके से हजारों रिच ऑडियो कंटेंट प्रोवाइड कराता है आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और इसी नॉलेज के रंग को सेलिब्रेट करते हुए अभी जो होली का सीजन चल रहा था उसी में कुको एफएम आपको होली 50 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली 50% का बेनिफिट दे रही है इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर। जैसे आप जानते हैं कि होली का सीजन खत्म हो गया है और इसीलिए आज रात को यानी 20 तारीख की रात 12 बजे तक ही कूपन कोड होली 50 वैलिड रहेगा। तो आप अगर 399 रुपीज का सब्सक्रिप्शन 199 रुपीज में पाना चाहते हो तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। कुको एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करते वक्त होली 50 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करें और अपने नॉलेज को ऑडियो बुक्स के जरिए एनहांस करें। तो अब तक हम दो चीजें तो समझ गए। पहली बात ये कि एमपी जो है अपनी मेन इंडस्ट्रीज डिवीजन की वजह से खो चुका था। बाद में इन्होंने जिस इंडस्ट्री पे फोकस की वो ज्यादा आउटपुट वाली इंडस्ट्री थी नहीं, और अभी क्योंकि स्टेट पैसे कम कमा रहा था तो इसके बाद में असर होने लगा उन सेक्टर्स पे जो इंडस्ट्रीज लाने में मदद कर सकती थी। पहला है इंफ्रा। अगर बात करें 2005 से लेके 2015 के बीच तो एमपी ज्यादातर सार अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग है वो नीचे लेते आता रहा है। जो एमपी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2005 के दौरान 12 पे हुआ करता था वो घटकर 14 हो गया। ये रैंकिंग है, इसके लिए जो बड़ा नंबर होता है वो ज्यादा खराब डेटा होता है। जो परसेंटेज स्पेंड होता है इंफ्रा पे फंड्स का वो भी एमपी में कम हुआ। इसके कारण रोड्स, रेलवेज, लॉजिस्टिक हब्स, इंडस्ट्रियल एरियाज इनके ऊपर पैसे खर्च नहीं किए गए। अगर एयरपोर्ट्स की भी बात करें तो देश के सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स जो है वो एमपी में है, और वैसे देखे जाए तो सिर्फ इंदौर का एक ऐसा एयरपोर्ट है जो ठीक ठाक है। बाकी जो एयरपोर्ट्स है वो वैसे भी इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स देख नहीं पाते, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रॉपर कनेक्टिविटी है वो भी नहीं लोगों को मिल पाई। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर कई सारे छोटे इंस्टीट्यूट्स स्टेट के अंदर खुल गए, लेकिन कोई भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट जिस तरीके से मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई में हमें देखने मिलता है वैसा कोई वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कभी भी हमें इंदौर या भोपाल में देखने के लिए नहीं मिलता, जिसके कारण यहाँ पर इनोवेशन के अंदर भी कमी आती रही। और ये जो चीज़ें हैं वो एक फैक्टर को एम्पलीफाई करने में भूमिका निभाती है, वो है कोई मेगा अर्बन क्लस्टर का डेवलप ना होना। दोस्तों अगर आप पूरी दुनिया की इकोनॉमी को भी देखते हो तो आधे से ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो अर्बन एरियाज में से आती है। कई देश के अगर हम स्टेट्स की इकोनॉमी को देखें, अगर हम महाराष्ट्र को भी देखें, कर्नाटक को देखें, अगर हम बेंगलुरु का भी एग्जांपल ले तो 85% जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन आता है कर्नाटक का वो अकेले बेंगलुरु से आता है। ये होता इसलिए है क्योंकि सिटीज बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत कम कंसंट्रेटेड एरिया के अंदर, और इसीलिए किसी भी स्टेट के अंदर एक मेगा सिटी का होना बहुत ज़रूरी है। एमपी के अंदर बड़े शहर तो है लेकिन मेगा सिटीज़ नहीं है, और जो मैंने पहले फैक्टर्स बताया वो कहीं ना कहीं पर रिस्पॉन्सिबल है कोई मेगा सिटी डेवलप ना होने देने के पीछे। लेकिन अब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर एमपी का बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आता है। एमपी जो है पिछले कुछ सालों से देश के टॉप 10 स्टेट्स के अंदर इजीली आ जाता है बहुत बड़े मार्जिन के साथ में इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। चाहे इंटरनल स्टेट हाईवेज हो, वाटर प्रोजेक्ट्स हो, इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए कंपनीज को अट्रैक्ट करना हो, इनके ऊपर एमपी जो है आज के डेट में काफी ज्यादा आगे बढ़ता रहा है। जो उनका पॉपुलेशन है वो भी अब धीरे धीरे खुल रहे और इम्प्रूव हो रहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की वजह से ज्यादा बेहतर तरीके से इनोवेट कर पा रहा है। साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हुई है पिछले कुछ सालों में एमपी के अंदर वो है आज के डेट में क्लियर विजन का होना। जो उनके स्ट्रेंथ्स है उसके ऊपर फोकस किया जाना। जो कई सारी इंडस्ट्रीज आप कह सकते हो नॉन अनऑर्गेनाइज थी उनको ऑर्गेनाइज करना एमपी ने अभी शुरू किया है करना। टूरिज्म पे एमपी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, और अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स है एमपी का वो हर साल धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। इसके कारण स्टेट्स के अंदर हमें अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होते हुए नजर आ रहा है, और स्पेसिफिकली जो सॉफ्ट सर्विसेज है इनके अंदर इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आ रहा है। तो आने वाले 10 साल जो है वो एमपी के लिए बहुत ज्यादा लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं, और इस स्टेट को फिर से बड़ी स्टेट्स के कॉम्पिटिशन में लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिर से मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि आज लास्ट डे है कुको एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को 50% के बेनिफिट के साथ में अवेल करने के लिए। तो दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन में है, होली 50 कूपन कोड का इस्तेमाल करें प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदते वक्त, और कुको एफएम को एंजॉय करना शुरू करें।